नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष के आगे बेबस होती सरकार की। ममता की पीएम से मुलाकात की, जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह क्यों आए राहुल गांधी के निशाने पर, कांग्रेस को क्या है पीएम से उम्मीदें, बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी की बढ़ी मुश्किलों की, बिहार में नीतीश सरकार को लेकर आरजेडी के बड़े दावे की और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी को होते नुकसान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 20 महीने बाद भी नागरिकता कानून के लिए तैयार नहीं हुए नियम, संसद में उठा मुद्दा, गृह मंत्रालय ने मांगी और 6 महीने की मोहलत। पंजाब कांग्रेस की शांत हुई कलह, कमान संभालने के बाद एक बार फिर मिले सीएम अमरिंदर सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में हुई मुलाकात। श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना संक्रमित, आज होने वाला दूसरा T20 मैच हुआ सस्पेंड, दोनों टीमों को किया गया क्वारंटाइन। शेयर बाजार में आई गिरावट, 274 अंकों की गिरावट के साथ 52,579 पर पहुंचा सेंसेक्स, 78 अंक नीचे गिरा निफ्टी 15,746 पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में आज भी विपक्ष के सवालों से सरकार घिरी रही। सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं था। ना तो जासूसी मामले पर सरकार का रुख साफ दिख रहा है और ना ही कृषि कानूनों पर। कई मुद्दे जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है और इसे लेकर आज भी संसद में हंगामा मचा रहा। संसद में आज मचे हंगामे पर देखिए रिपोर्ट। मानसून सत्र के पहले हफ्ते में भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार रुकावट आती रही। संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और इस दौरान लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी रही और विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी करते रहे। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके अलावा लोकसभा में असम मिजोरम झड़प को लेकर भी कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। कांग्रेस ने इस घटना का जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह को बताया। लोकसभा में जारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे के बाद फिर से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद राज्यसभा फिर से शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के चलते 4 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। तो इस तरह से आज के दिन भी कुछ खास नहीं हो सका। हालांकि कल लोकसभा में भारी हंगामे के बीच फैक्टरिंग विनियमन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 ये 2 बिल पास हो गए थे। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में जारी नोटिस के मुताबिक सरकार ने इस हफ्ते की कार्यवाही के लिए 5 अध्यादेशों को सूचीबद्ध किया है। संसद में सरकार घिरी हुई है। दूसरी ओर विपक्ष भी अभी से 2024 की तैयारियों में जुट गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। वो सोमवार रात को दिल्ली आई थी और आज दिन भर उनका विपक्ष के नेताओं से मुलाकात का दौर चलता रहा। शाम को ममता पीएम से भी मिली। तो पीएम से मुलाकात के बाद क्या कहा ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सोमवार शाम को दिल्ली पहुंची थी और आज उन्होंने पीएम मोदी के साथ विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की। लेकिन सबकी नजरें पीएम के साथ होने वाली ममता की मुलाकात पर टिकी हुई थी। बंगाल चुनावों के बाद से ही दोनों के बीच में तल्खियां आ गई थी। ममता बनर्जी पीएम से करीब 4 बजे मिली और 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। पीएम से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव में जीत के बाद पीएम से मिलना होता है। एक परंपरा के तहत मैंने पीएम से मुलाकात की। मुलाकात में मैंने पीएम के सामने वैक्सीन की कमी का मामला उठाया। मैंने कहा कि हर राज्य को वैक्सीन चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे राज्य के कोटे की वैक्सीन पश्चिम बंगाल को मिले, लेकिन जो हिस्सा बंगाल का है वो उसे मिलना चाहिए। हमें हमारे राज्य की आबादी के अनुसार वैक्सीन दिया जाना चाहिए। बंगाल राज्य का नाम बदलने को लेकर भी मैंने पीएम से चर्चा की है। मैं चाहती हूँ कि जासूसी कांड को लेकर पीएम एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाए। त्रिपुरा से हमारे लोगों को सरकार ने नजरबंद किया है, वो मुद्दा भी मैंने पीएम के सामने उठाया है। पीएम से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी से कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने भी मुलाकात की। इसे लेकर ममता ने कहा कि लोकसभा चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है। ममता के इस बयान से साफ हो गया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का गठबंधन तैयार करने की कोशिश में जुटी हैं। ममता से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा,
2024 की रणनीति की चर्चा सोनिया गांधी के साथ होगी। ममता कल सुबह सोनिया गांधी से मिलेंगी। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी के पुराने संबंध हैं। मैं यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी को बधाई देने आया था। आपको बता दें कि कल ममता बनर्जी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत से भी मुलाकात कर सकती हैं। संसद में विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है तो बाहर विपक्षी दलों का मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है। विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है तो दूसरी ओर जहां सरकार एनडीए की है वहां वो आपस में ही भिड़ रही है। असम और मिजोरम के बीच हालत बेहद खराब हो गए हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने असम मिजोरम सीमा विवाद के अचानक बढ़ने से भड़की हिंसा पर दुख जताया है और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए इस घटना को उनकी विफलता बताई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि घायल लोग जल्दी ठीक हों। लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास बोकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर देश को विफल कर दिया। भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया। दरअसल असम मिजोरम आपस में 164 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और यहां खेती के लिए कम जमीन होने के चलते स्थानीय लोगों के बीच आपसी विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं। इस बार जब मिजोरम के लोगों को अपनी सीमा में खेती करने से असम पुलिस ने रोका तो विवाद बढ़ गया। असम मिजोरम बॉर्डर के लायलापुर में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। वहीं 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। असम का आरोप है कि मिजोरम के लोगों ने गोलीबारी की और मिजोरम का आरोप है कि असम पुलिस के जवानों ने आम नागरिकों पर फायरिंग की। आपको बता दें कि असम में हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार है तो मिजोरम में जोरामथंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने पहले तो गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद सोमवार को शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात करके मामले को जल्द खत्म करने का आश्वासन दिया था। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं। इसके साथ ही वो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी मदद ले रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हाथ थामकर पर्दे के सामने आकर राजनीति में आगे बढ़ेंगे। हालांकि इन अटकलों पर पीके और कांग्रेस की तरफ से अभी तक रुख साफ नहीं है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस को ऐसे दिग्गज की तलाश है जो उसकी किस्मत को संवार सके। इसलिए उसकी नजरें प्रशांत किशोर पर टिक गई हैं। लेकिन वो उन्हें चुनावी रणनीतिकार नहीं बनाना चाहती, बल्कि अहम पद देना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व ने अनौपचारिक तौर पर पीके से राय मशवरा करना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक पार्टी संगठन में होने वाले बदलाव के फैसलों में देखी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर कभी भी पीके पार्टी में शामिल हुए तो वो कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में होंगे और आगे उन्हें राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है। मुमकिन है कि पंजाब से उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए या फिर तमिलनाडु से कांग्रेस उन्हें डीएमके के सहयोग से राज्यसभा में भेजे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस बार ममता बनर्जी के साथ साथ डीएमके के चुनाव प्रचार अभियान और रणनीति का काम संभाला था और द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन से उनके अच्छे रिश्ते हैं। वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि पीके कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने में उनकी मदद करें। राहुल को इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी समर्थन हासिल है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को असमंजस है कि प्रशांत किशोर की कार्यशैली पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को असहज कर सकती है। इसलिए सोनिया फिलहाल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पीके की भूमिका को धीरे धीरे बढ़ाना चाहती हैं। उनका मानना है कि जब प्रशांत किशोर के प्रयासों से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने लगे और राहुल गांधी की पार्टी और जनता पर पकड़ मजबूत होने लगे, उस समय प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ी भूमिका देनी चाहिए। हालांकि पीके की एंट्री को लेकर जहां कांग्रेस पसोपेश में है तो वहीं वो खुद भी इस मसले पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी वो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं है और न ही 2022 के प्रारंभ में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में उनकी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका होगी। यानी साफ है कि फिलहाल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में तो पीके हाथ का साथ नहीं देंगे।
प्रशांत किशोर कांग्रेस को मजबूत करने के साथ ही विपक्ष को भी एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस जहां मजबूत होते दिख रही है, तो वहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा अब बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करता दिख रहा है। तो क्यों कर्नाटक में बीजेपी दिख रही है परेशान, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में सियासी नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम चिक-चिक के बाद अब तो बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटा भी दिया, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें कम नहीं हुई हैं, बल्कि शिकन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह बगावत है। जब से येदियुरप्पा ने कुर्सी छोड़ी है, तब से उनके समर्थक और लिंगायत समुदाय के लोगों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। येदियुरप्पा के त्यागपत्र के बाद अब उनके समर्थकों में नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य का अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से ही हो सकता है। दरअसल कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी करीब 18% है। लिंगायत समुदाय की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 90 से 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका रही थी। जाहिर है, ऐसे में बीजेपी लिंगायतों को नाराज नहीं करना चाहती। हालांकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड और विधायक दल पर छोड़ दिया गया है। येदियुरप्पा के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में जिन नामों की चर्चा चल रही है, उनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, राष्ट्रीय आयोजक सचिव बीएल संतोष और राज्य विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी शामिल हैं। गृह मंत्री बसवराज एस बोम्मई, राजस्व मंत्री आर अशोक और उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण के नाम भी चर्चा में हैं। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के लिए एक विकल्प खोजने के बजाय राज्य में बीजेपी को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। अब विपक्ष तो मौके पर चौका मारेगा ही, लेकिन बीजेपी कर्नाटक में बुरी तरह से घिर गई है, जिसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो बिहार में भी बीजेपी के सहयोग से चल रही नीतीश कुमार की सरकार भी मुश्किलों में दिख रही है। आरजेडी की ओर से तो दावा कर दिया गया है कि नीतीश कुमार की सरकार भी अब चंद दिनों की ही मेहमान है। राज्य में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आरजेडी की ओर से क्यों किया जा रहा है सरकार बनाने का दावा, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार बनी हुई है और विपक्ष को मजबूती मिल रही है एनडीए से। जी हां, एनडीए गठबंधन के सहयोगी ही नीतीश सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि 2 सप्ताह में ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार का गिरना तय हो गया है और अगले 15 अगस्त पर नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ही गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। एनडीए में खेला शुरू हो गया है। आरजेडी विधायक का दावा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में अगली सरकार बनना तय है। एनडीए के सहयोगी भी जल्द ही आरजेडी के साथ आ जाएंगे। भाई वीरेंद्र का इशारा विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को लेकर था। साहनी खुलकर नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वीआईपी विधायक एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में शामिल भी नहीं हुए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसी बैठक में जाने से क्या फायदा, जहां उनकी सुनी ही नहीं जाती। साहनी के तेवरों को देखते हुए एनडीए में अब जीतन राम मांझी को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मांझी अभी तो एनडीए के साथ ही बने रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी एनडीए से महागठबंधन की ओर जा सकते हैं, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार परेशानी में पड़ते दिख रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की जीडीपी को लेकर आई एक रिपोर्ट की। पिछले साल कोरोना संक्रमण की दस्तक से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण ने इसे गर्त में पहुंचा दिया। कोरोना की पहली लहर का असर आज भी देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था संभलने से पहले ही दूसरी लहर भी आ गई। इसके बाद तमाम सर्वे एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने का अनुमान जताया था। एक उम्मीद 2021-22 को लेकर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये उम्मीद भी टूटती दिख रही है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्त पड़ी थी। सरकार दावा कर रही थी कि इसमें तेजी से सुधार दिखाई देगा। पहले कहा गया था कि 2021-22 में देश की जीडीपी लगभग 14% की दर से बढ़ेगी।
लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद इसमें संशोधन कर दिया गया। दुनिया भर की अधिकांश रेटिंग एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत की जीडीपी 10.5% की दर से बढ़ सकती है, लेकिन सरकार की गलत रणनीति के चलते अब ये लक्ष्य भी दूर होता दिख रहा है। दरअसल केयर रेटिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को बड़े नुकसान का संकेत दिया है। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश की जीडीपी में 8.8% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा हाल ही में जितने भी एजेंसी की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे कम है। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी को बार बार अपने आंकड़ों में संशोधन करना पड़ रहा है और हर बार देश की जीडीपी का अनुमान घटाना पड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.2% रहने का अनुमान लगाया था। उससे कुछ ही दिनों पहले 5 अप्रैल को केयर ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 10.7 रहेगी, जबकि 24 मार्च को जारी अनुमान में कंपनी ने ग्रोथ रेट 11.2% रहने की उम्मीद जताई थी। इस तरह देखें तो 24 मार्च से 11 मई के दरमियान केयर रेटिंग्स देश के विकास दर अनुमान को 2% घटा चुकी है। वहीं जापानी ब्रोकरेज नोमुरा ने भी भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान में लगभग इतनी ही कटौती की है। वहीं अब इतने बुरे हालात हो गए हैं कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रोथ रेट 9.2% रहने के इस अनुमान के अभी और नीचे जाने की संभावना जताई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।